स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर के लिए। अब कुछ बच्चों के मन में ये डाउट्स है कि रेडियो ऑपरेटर के लिए भाई देखो, रेडियो संवर्ग की परीक्षा के अंतर्गत आपका असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर, वर्क्स ऑफ हैंड, ये तीनों परीक्षाएं आती हैं। उन तीनों के लिए क्लास आपकी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तरीके से रामबाण के रूप में काम करने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा हैं, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट क्लास को। एक बात आपको और बता दें कि इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके, ये यूपी पुलिस में, यूपीएसआई में, यूपीएसआई में पूछे गए हैं। हम वही कंप्लीट प्रीलिम्स 2011 में पूछा गया सवाल है, मीरा बहन किनकी अनुयायी थी। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो मीरा बहन आप देख रहे हैं ये यहाँ पे मीराबाई नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। मीरा बहन आपसे पूछा जा रहा है, मीराबाई नहीं है यहाँ पे। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा। ये इंग्लैंड की थी। मीरा बहन जो है ये महात्मा गांधी की अनुयायी थी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। एक्सप्लेन देख लीजिए यहाँ पे। मीरा बहन जो है ये ब्रिटेन के नौसेना अध्यक्ष एडमंड स्लैड की पुत्री थी। इनका वास्तविक नाम जो है मीरा बहन का ये मैडलिन स्लैड था, ठीक है। तो आपसे पूछा जा सकता है। महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर चरखा कातने और हिंदी में दक्षता प्राप्त की और ये महात्मा गांधी की अनुयायी बन गई थी। अगला सवाल देखो, ये भी 2011 में पूछा गया है। गांधी जी का दांडी मार्च जो है ये कहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट सवाल है। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए गांधी जी का जो दांडी मार्च है ये अहमदाबाद से शुरू हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अहमदाबाद से। एक्सप्लेन देख लीजिए मेरे प्यारे भाई। महात्मा गांधी जी अपने 78 स्वयंसेवक के साथ 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में स्थित साबरमती आश्रम से दांडी मार्च की शुरुआत की। दांडी यात्रा की जो शुरुआत है ये 12 मार्च 1930 को हुई और इन्होंने 78 स्वयंसेवकों के साथ इसकी शुरुआत की थी। गांधी जी का इस दांडी मार्च की यात्रा का मुख्य उद्देश्य जो था ये था अंग्रेजों द्वारा बनाए गए नमक कानून को तोड़ना। और लगभग 24 दिन बाद यानी कि 6 अप्रैल 1930 को दांडी यात्रा कंप्लीट करके दांडी पहुंच करके इन्होंने समुद्र तट पर नमक कानून को तोड़ दिया। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। यूपी कांस्टेबल एग्जाम 2019 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। बहुत इजी सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट आंसर देने की कोशिश कीजिए। नृत्य का कौन सा प्रकार असम से संबंधित है। देखिए असम से आपसे पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, बिहू। बिहू जो है ये असम का एक नृत्य है, या फिर कहा जाए मेरे प्यारे भाई तो लोक नृत्य है, ठीक है। बिहू जो है 3 प्रकार का होता है। बोहाग बिहू हो जाएगा आपका, और इसके अलावा गाइस कहिए तो रंगोली बिहू, बोहाग बिहू एक ही होता है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए नौटंकी जो है गाइस आपका ये उत्तर प्रदेश से है, कथकली केरल से है और गरबा जो है गुजरात से संबंधित हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। यूपीएसआई 2021 में तृतीय पाली में पूछा गया सवाल है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है किस वर्ष में की गई थी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। इन व्हिच ईयर वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना जो है ये कब हुई थी। राइट आंसर हो जाएगा आपका 1935 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका एक्सप्लेन देखना जरूरी है। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना है ये हिल्टन यंग कमीशन यानी हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई। आरबीआई अधिनियम 1934 के माध्यम से किया गया था। तो देखिए एक्ट कौन सा लगा था, तो ये आरबीआई एक्ट 1934 और स्थापना कब हुई, 1 अप्रैल 1935 में। और 1 जनवरी 1949 को इसको आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के रूप में इसका राष्ट्रीयकृत कर दिया गया, ठीक है। आरबीआई 1 रुपये को छोड़ करके बाकी सभी करेंसी नोट जारी करता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 रुपये के नोट पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर
नहीं होते हैं, क्योंकि 1 रुपये के नोट पर वित्त मतलब मंत्रालय है वो जारी करता है और वित्त सचिव 1 रुपये के नोट पर हस्ताक्षर करते हैं। बाकी 1 रुपये से अधिक जितनी भी नोटें हैं वो आरबीआई जारी करता है और आरबीआई के गवर्नर द्वारा उस पर सिग्नेचर किए जाते हैं। ठीक है, आरबीआई के पहले जो गवर्नर थे ये थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, जबकि पहले भारतीय गवर्नर कहा जाए तो सीडी देशमुख। ये सबसे सबसे पहले जो थे वो थे सर ओसबॉर्न स्मिथ, और बाकी भारतीय कहा जाएगा तो सीडी देशमुख। ठीक है, आरबीआई के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो यह है शक्तिकांत दास। अगला देखो, अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से एक भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? यह भी इंपॉर्टेंट क्वालिटी का सवाल है, फटाफट बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को कौन नियंत्रित करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, भारतीय रिजर्व बैंक। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को निवेशित करता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है आपके सामने, इसको समझिएगा। फिजी द्वीप समूह किसका अंश है? फिजी द्वीप जो है या किसका एक अंश है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी का ये भी सवाल है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। फिजी द्वीप जो है गाइस ये ऑस्ट्रेलिया का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। एक्सप्लेन देख लीजिए गाइस, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का अंश है फिजी द्वीप, इसकी राजधानी जो है ये सुआ है और यहाँ पे जो इकाई चलती है, मुद्रा चलती है वो फिजी डॉलर चलती है, इसको आप ध्यान रखेंगे। फिजी द्वीप समूह को गणराज्य के नाम से भी जाना जाता है, तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अगला सवाल, यूपीएसआई 15/11/2021 के तृतीय पाली में पूछा गया सवाल है, किस प्रकार के ज्वालामुखी को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? इसका आंसर आप बताएंगे। किस प्रकार के ज्वालामुखियों को पृथ्वी के सभी ज्वालामुखियों में सबसे बड़ा माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका सील्ड वोल्केनो, यानी कि ढाल ज्वालामुखी। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ढाल ज्वालामुखी। भाई जीके कंप्लीट करने के बाद साइंस भी कंप्लीट करेंगे, सभी मित्र क्लास को लास्ट तक जरूर देखेंगे। ठीक है, ढाल ज्वालामुखी राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। अंत में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। अगला सवाल देखिए, भारत में लिंग अनुपात को प्रति डैश पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। कहने का मतलब है भारत में लिंगानुपात जो है किस तरीके से मेजरमेंट किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा प्रति 1000 पुरुषों पर। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात जो है 943 है, जबकि उत्तर प्रदेश का कहा जाए तो 912 है। ये इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। अगला सवाल देखिए, 2001 से लेकर के 2011 के बीच में किस राज्य में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है? बताएंगे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि जो है किस राज्य में हुई है? यूपीएसआई और यूपीएसआई परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सही आंसर हो जाएगा 2001 और 11 के बीच में नागालैंड में नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि हुई है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। देखिए गाइस, और आगे बढ़ने से पहले बता दें कि 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक आप सभी मित्र के लिए लॉन्च की गई है। इसमें 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अभी ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपये में मिल जाएगी। ये ई बुक जो है ये आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल या यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई है। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिएगा। ई बुक का डेमो रिव्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ जो नए बच्चे जुड़े हैं। फिलहाल जो बच्चे पुराने हैं वही तो इस ई बुक को ले भी चुके हैं और इसे पढ़ भी चुके हैं लगभग, लेकिन अगर आप नए हैं तो इस ई बुक को जरूर देख लीजिए। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर और कांस्टेबल एग्जाम को टारगेट करके ये ई बुक अपनी तैयार की गई है। मेरे प्यारे भाई, इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रखे गए हैं और साथ में इसमें सभी टॉपिक्स को अच्छे ढंग से क्लियर किया गया है। इमेज एंड कलरफुल है। इमेज इसलिए लगाया गया ताकि पढ़ने में मजा आए, बोरिंग बिल्कुल भी महसूस ना हो। इसका नाम मात्र प्राइस 39 रुपये इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझ पाएं और आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ पाएं। तो नाम मात्र प्राइस 39 रुपये रखा गया है। एक चाट का दाम है, या फिर कहा जाए एक तरीके से कहा जाए भाई तो एक चॉकलेट का दाम है ना, या फिर चाट कह सकते हो। लगभग 39-40 रुपये का वो भी मिलने लगा है। तो व्हाट्सअप नंबर गाइस आपका 8948667652, इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। यहाँ से आपको ई बुक मिल जाएगी, या UPI ID है, आप यहाँ से UPI ID से पे करके आप इसे परचेज कर सकते हैं। इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा। ओके भाई, इसमें जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। चलिए आगे, निम्न में से कौन सा कथन सही है? चलो बताओ।
इसमें कौन सा कथन सही है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है। यहाँ पे ये 2018 लिखा है भाई, 218 नहीं लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये मत समझना कि 218 लिखा है, क्योंकि 218 में तो यूपी पुलिस बना ही नहीं था, है ना। चलो बताओ कौन सा कथन सही है? 1975 में आपातकाल के समय गुलजारी लाल नंदा भारत के प्रधानमंत्री थे। ना भाई, ये गलत है। 1975 में आपातकाल के समय इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। बिल्कुल एग्जैक्ट सही है, बिल्कुल राइट है, ऑप्शन बी। आपातकाल के समय इंदिरा गांधी जो हैं ये भारत की प्रधानमंत्री थी 1975 में। सबसे ज़्यादा आपातकाल जो है ये इंदिरा गांधी के समय में ही लगा था, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेन देख लीजिए गाइस कि उस समय जो राष्ट्रपति थे ये फ़खरुद्दीन अली अहमद थे, जबकि इंदिरा गांधी जो हैं ये प्रधानमंत्री थी 1975 के आपातकाल में। नेक्स्ट, आत्मरक्षा का अधिकार है। चलो बताओ, यूपीएससी मेंस एग्जाम 2014 में पूछा गया है। आत्मरक्षा का अधिकार है, अपने शरीर के प्रति अपराध से प्रतिरक्षा। भाई ये तो आत्मरक्षा होगी। दूसरे के शरीर की प्रतिरक्षा, ये भी आत्मरक्षा है। चोरी लूट आदि अपराध से प्रतिरक्षा, ये भी सही है भाई। अगर कोई चोरी या फिर मुझे लूटने आता है तो क्या मैं अपनी रक्षा नहीं करूँगा ना। तो राइट हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। बहुत घना आसान सवाल था ये। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आ गया। चलो भाई, प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली यानी कि प्रस्तावना जो है, प्रीवियल जो है, इसे पॉलिटिकल होरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में किसने डिस्क्राइब्ड किया था, किसने वर्णित किया था? भाई इंपॉर्टेंट सवाल है, जल्दी से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। सही आंसर हो जाएगा के.एम. मुंशी। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। भाई इसकी जो पीडीएफ है ना, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जरूर देख लीजिएगा। और जो नया टेलीग्राम बना है वहाँ पे भी, और जो अपना ऑफिशियल टेलीग्राम है एग्जाम गुरुजी भाई अरविंद सर के नाम से, वहाँ पे भी आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है। 1857 के महान विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? बताओ। 1857 की जब क्रांति हुई तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? घना आसान सवाल है। आप जानते हैं कि 1857 की जो क्रांति है गाइस, ये आपकी कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई थी। और दूसरी बात, अगर आपसे ये पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश के मेरठ से शुरू हुई, और मेरे प्यारे भाई जो 1857 की क्रांति है, इस समय जो गवर्नर जनरल थे ये कौन थे? ये थे लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? कैनिंग थे। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कैनिंग। एक्सप्लेन देखना जरूरी है आपके लिए। देखिए, कैनिंग 1857 के विद्रोह के दौरान भारत के गवर्नर जनरल थे। कैनिंग जो है ये वर्ष 1856 से 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय रहे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश ताज को सत्ता हस्तांतरित किए जाने के बाद भारत सरकार के पुनर्गठन की कार्यवाही कैनिंग की अध्यक्षता में हुई। और इस कार्यवाही की या फिर इस कार्य के जो इसके कार्यकाल है, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, जैसे पोर्टफोलियो प्रणाली यानी विभागीय व्यवस्था की स्थापना जो है कैनिंग के समय में हुई थी, और व्यक्तिगत सिद्धांत को समाप्त जो है कैनिंग ने ही किया था। आपराधिक प्रक्रिया संहिता का परिचय जो है ये कैनिंग के समय में ही दिया गया। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम जो है ये कैनिंग के समय में ही पारित हुआ था। भारतीय दंड संहिता 1858 जो है ये भी कैनिंग के समय में ही पारित हुई थी। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? Who founded the All India हरिजन संघ in 1932? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है ये महात्मा गांधी ने की थी। सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा ऑप्शन बी, महात्मा गांधी। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी बता रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। देख लीजिए, एक्सप्लेन देख लीजिए, जरूरी है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना जो है ये 1932 में दिल्ली में की थी, और वर्ष 1933 में यानी 1933 में साप्ताहिक हरिजन नामक पत्रिका का प्रकाशन भी किया गया था। तो स्थापना जो है 1932 में हुई, जबकि साप्ताहिक हरिजन पत्रिका जो है ये 1933 में प्रारंभ की गई। अखिल भारतीय हरिजन संघ के जो अध्यक्ष थे ये गांधी जी थे, और इन्होंने घनश्याम दास बिरला को बनाया था। ठीक है, तो गांधी जी जो हैं ये इन्होंने घनश्याम दास बिरला को भारतीय हरिजन संघ का अध्यक्ष बनाया था। अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग के नाम से भी जाना जाता है। इस संघ का मुख्य उद्देश्य जो था ये अस्पृश्यता का मुकाबला करना था। अस्पृश्यता से उन्मूलन जो है ये आर्टिकल नंबर 17 में है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल है कि प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। यूपीएससी 1999 में पूछा गया है।
प्रतिवर्ष तानसेन समारोह कहाँ आयोजित होता है? सही आंसर जो हो जाएगा तानसेन समारोह, ये आपका ग्वालियर में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ग्वालियर में। अगला सवाल है कि सितारा देवी जो हैं ये किससे संबंधित हैं? मेरे प्यारे भाई, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक जरूर कर दीजिएगा। बोलते बोलते गला सूख जाता है, उसके बाद ये पानी रखें ताकि पी लें और आप तक आवाज़ बेहतर जाए। देखा आपने भाई। तो अगर आपको लगता है कि मैं मेहनत आपके लिए करता हूं तो भाई आप हमारी मेहनत को और भी उत्साहित करने के लिए क्लास को एक बेहतर तरीके से लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल पाए और मैं आपको बेहतर क्लासेस दे पाऊं। और भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो बिना कहे सब्सक्राइब कर लो। मैं भी जानता हूं कि आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, कहने की ज़रूरत नहीं है। जो बच्चे बड़े हो गए हैं अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, चाहते हैं कि इस बार सिलेक्शन हो जाए किसी भी तरीके से, तो वे तो भाई सब्सक्राइब कर ही लेंगे। भाड़ में जाए दुनियादारी, हम करेंगे यूपी पुलिस की तैयारी। बताओ सितारा देवी किससे संबंधित है? राइट हो जाएगा कथक से। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कथक जो है भाई ये उत्तर प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, उत्तर भारत का। एक्सप्लेन देख लीजिए। सितारा देवी जो हैं ये 1920 से 2014 तक रहीं। भारत की प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना भी हैं। मात्र 16 वर्ष की उम्र में इनका नृत्य देख करके रविन्द्रनाथ टैगोर ने इन्हें नृत्य सामग्री के खिताब से सम्मानित भी किया था। अगले देखो, अल्लाह रखा किस वाद्य से संबंधित हैं? अल्लाह रखा खां जो हैं ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? यूपीएसआई 1991 में पूछा गया सवाल है। बताइए सही आंसर क्या होगा? देखिए अल्लाह रखा जो है ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तबला। सही आंसर क्या हो जाएगा? तबला। धिन 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 ये जो है ये अल्लाह रखा खां द्वारा बजाया जाता है। 29 अप्रैल 1919 को इनका जन्म हुआ और 3 फरवरी सन 2000 तक रहे। सुविख्यात तबला वादक तथा सर्वश्रेष्ठ एकल संगीत वादकों में से एक थे। कुरैशी अल्लाह रखा खां को संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए 1977 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है। तो अल्लाह रखा खां को इनके तबला वादक के लिए 1977 में पद्मश्री भी मिल चुका है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगला सवाल देखो। बताओ भारत में हिंदी के बाद सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी के बाद भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी तेलुगु। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ एक बात आप और ध्यान रखिएगा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि विश्व भर में हिंदी बोलने का स्थान कौन सा है तो आप क्या बताएंगे? पहले इसका आंसर बताओ फिर आगे बढ़ेंगे। विश्व भर में हिंदी बोलने का स्थान कौन सा है? वो है चौथा, क्योंकि आप जानते हैं नंबर 1 पर चीनी यानी मंदारिन भाषा बोली जाती है, दूसरे पर अंग्रेजी और तीसरे पर स्पेनिश और चौथे पर अपनी हिंदी बोली जाती है। ध्यान रखिएगा भाई। अगला, भारतीय कैलेंडर के अनुसार प्रथम माह कौन सा है? घना आसान सवाल है, जो जानते हैं वो बता सकते हैं। अब जो जानते हैं भाई जनवरी फरवरी वो क्या बता पाएंगे, लेकिन अगर आप जानते हैं भारतीय कैलेंडर के अनुसार सभी माह को तो आप आसानी से बता सकते हैं। बताइए बताइए बताइए, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया। देखिए पहला महीना जो है चैत्र होता है, राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। यहाँ पे देख लीजिए जो 12 महीने हैं ये सारे भाई 12 महीने यहाँ पे दिए तो गए हैं। एक बात आप और ध्यान रखिएगा, ये 12 महीने आपको ध्यान भी रखना है, यानी कि याद रखना है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार जो 12 महीने उनका क्रम देख लीजिए। पहले आता है बैसाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष और माघ और फाल्गुन। अब देखिए मैं आपको बता दूं कि जिसे गांव की भाषा में कहा जाए तो गांव में बोला जाता है, कहते हैं बैसाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, कुंवार, कार्तिक, अगहन, पूस और माघ, फाल्गुन। ये होता है भाई 12 महीने। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए। याद करना है किसी भी तरीके से, है ना भाई। अगला देखो, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? यूपीएसआई 2001 में पूछा गया है। भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? राइट हो जाएगा महाराष्ट्र और गोवा में। सही आंसर जो हो जाएगा ये हो जाएगा बी ऑप्शन, महाराष्ट्र और गोवा में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ जो है कहाँ हुआ था?
बताइए, ब्रिटिश भारत में प्रथम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल का शुभारंभ कहाँ हुआ था? यूपीएसआई 13 नवंबर 2021 के प्रथम पाली में पूछा गया है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, देहरादून में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर 2016 में पूछा गया सवाल है कि नई सरकार के साथ जिसमें अंग स्थान सुविदेश मामलों के मंत्री के रूप में हैं, हमारे देश के साथ उस देश से सौहार्दपूर्ण रिश्ते होने की उम्मीद की जा रही है जो दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि प्रवेश द्वार है। तो एक मेन पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल गया, दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि प्रवेश द्वार, वो हो जाता है म्यांमार। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भूमि प्रवेश द्वार वो है अपना म्यांमार। अगला सवाल देखिए, हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। हार्नबिल महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? भाई जल्दी जल्दी आंसर देने की कोशिश करो ताकि जल्दी से आंसर अपना कंप्लीट हो जाए। राइट हो जाएगा, नागालैंड में हार्नबिल महोत्सव मनाया जाता है। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के बीच मनाया जाता है, यानी एक 10 दिवसीय त्यौहार है। ये 10 दिनों तक मनाया जाने वाला, ठीक है। और ये जो है हार्नबिल महोत्सव ये नागालैंड के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसका नाम जो है भाई ये हार्नबिल पक्षी के नाम पर रखा गया है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ें। वर्तमान प्रधानमंत्री का दक्षेण देशों के नेताओं को भारत की नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने का निर्णय दर्शाता है कि डैश। बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है। राइट हो जाएगा आपका, देखिए यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर में पूछा गया है और सही आंसर हो जाएगा आपका, भारत का दृष्टिकोण अच्छा पड़ोसी नीति कायम करने में है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या कह रहा है, फेसबुक का मुख्यालय जो है ये किस स्थान पर स्थित है? भाई अगर आप बोरिंग महसूस कर रहे हैं, मतलब आप ये सोच रहे हैं कि अभी इतनी देर हो गया अभी साइंस नहीं आया, तो भाई मैनेज करना पड़ेगा, है ना। जो बच्चे क्लास से भागेंगे वो सिलेक्शन से भी भाग जाएंगे, समझते हैं ना क्या कहने में। भाई अगर आप चाहते हैं कि आपको ये क्लास बेहतर तरीके से मिलती रहे तो शेयर करिए, सपोर्ट करिए, ताकि मैं आपको बेहतर क्लासेस दे पाऊँ। और अभी अपनी क्या चल रही है जी की, इसके बाद साइंस के भी मैं लगभग 40 क्वेश्चन कंप्लीट करूँगा। तो मैंने पहले भी बताया था कि क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी जा सकती है, खींच दूंगा मैं क्लास को। पहले इसका आंसर बताओ फिर आगे बात करते हैं। फेसबुक बहुत चलाते हो लेकिन ये नहीं जानते कि मुख्यालय कहाँ है। वाह गजब हो गया, बहुत बच्चे जानते हैं। देखिए फेसबुक जो है भाई इसका मुख्यालय हेड क्वार्टर जो है ये कैलिफोर्निया में है। कैलिफोर्निया यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में है फेसबुक या फिर मेटा का मुख्यालय। तो अब आपसे फेसबुक ना दे करके मेटा दे दिया जाएगा। तो मेटा का मुख्यालय जो है हेड क्वार्टर जो है ये कहाँ पे है? कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका में। इसकी स्थापना जो है 4 फरवरी सन 2004 को हुई थी मार्क जुकरबर्ग के द्वारा। ओके भाई, अगला सवाल, विदेश व्यापार यानी कि विकास और विनियमन अधिनियम कब लागू हुआ? बताएंगे। डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट जो है ये कब लागू हुआ? राइट हो जाएगा 1992 यानी 1992 में। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 1992 में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है कि सबसे पहले किस देश ने महिला को मतदान की अनुमति प्रदान की थी? सबसे पहले किस देश ने महिला को मतदान करने की अनुमति प्रदान की? राइट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड ने। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, न्यूजीलैंड। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया है, किस पड़ोसी देश को लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन कहा जाता है? राइट हो जाएगा भूटान को। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन डी करेक्ट होगा, भूटान को कहा जाता है। ऑप्शन डी परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। और भूटानी लोग अपने घरों को ड्रग पुल कहते हैं, इसको भी आप ध्यान रखिए। तो आपसे पूछा जाए अब कि किस देश के लोग अपने घर को ड्रग पुल कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे भाई? क्या बताएंगे? भूटान के लोग। ठीक है, चलिए अगला सवाल। चलिए भाई कंप्लीट हुआ अपना यहाँ पे जीके। अब हम कंप्लीट करते हैं अपने साइंस के क्वेश्चंस को, बेहतर तरीके से कंप्लीट करेंगे ये भी, है ना। क्लास अपनी थोड़ी सी लंबी खींच जाएगी, कोई बात नहीं।
तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, आप हिम्मत न हारे मेरे दोस्त, आपके हाथों की लकीर भी बदलेगी। कोई कहने की बात नहीं है भाई, बिल्कुल सही है। तकदीर भी बदलेगी, तस्वीर भी बदलेगी, आप हिम्मत ना हारिए मेरे प्यारे भाई, हाथों की लकीर भी बदलेगी। आइए इसी आशा दोस्त उम्मीद के साथ बढ़ते हैं साइंस के क्वेश्चंस की तरफ। बेहतर क्वेश्चन यूपीएससी 2017 में पूछा गया। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की इकाई क्या है? इसका आंसर आपको मैं टिक करके दूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आंसर नीचे नहीं लिखा है तो ये टिक करके मैं आपको पीडीएफ में दूंगा, ठीक है। बाकी जो जीके है भाई उसका आंसर तो लिखा ही है। देखिए जो चुंबकीय फ्लक्स घनत्व है इसकी इकाई जो है टेस्ला है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा टेस्ला। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? ये भी 2017 में पूछा गया है। एक प्रकाश वर्ष क्या मापता है? इजी सवाल है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दूरी मापता है। जो भी प्यारे भाई बहन ऑप्शन बी दूरी बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने, यूपीएससी 2017 में ये भी पूछा गया है। वर्षा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है जिसमें वर्षा के पानी को इकट्ठा करने के लिए शीर्ष पर एक फनल के साथ मापने वाला सिलेंडर लगा होता है? राइट हो जाएगा रेन गेज उपकरण का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रेन गेज या कहा जाए वर्षा मापी का, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है यूपीएससी 2021 में पूछा गया कि निम्नलिखित में से आवेग का मात्रक कौन सा है? आवेग का मात्रक आपको बताना है। भाड़ में जाए दुनियादारी, हम तो करेंगे यूपीपी की तैयारी। आवेग का मात्रक है वो है भाई न्यूटन सेकंड, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकंड, ठीक है। आवेग जो है संवेग के बराबर होता है, संवेग के समतुल्य होता है, याद रखिएगा। यूपीएससी पीजीटी 2021 में पूछा गया है प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? ओम। क्या है भाई? ओम। ओम जो है ये प्रतिरोध की एसआई इकाई हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी ओम। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है समुद्र में तैर रही शार्क यह दिखाती क्या दिखाती है? एमपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है कर्षण दिखाती है। राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। एमपी पुलिस कांस्टेबल में ये भी पूछा गया है बच्चे खेलते समय कैरम बोर्ड पर पाउडर किस लिए छिड़कते हैं? घर्षण घटाने के लिए, घर्षण बढ़ाने के लिए, या फिर क्या? सही आंसर हो जाएगा घटाने के लिए, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है कि न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक परिभाषा देता है? मतलब न्यूटन के किस नियम से हम बल की परिभाषा निकालते हैं? सीजीएल प्रीलिम्स 2022 में पूछा गया है, बिल्कुल अपडेटेड क्वेश्चन है। न्यूटन का निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिमाणात्मक व्याख्या करता है, परिभाषा करता है? न्यूटन का गतिविषेक का दूसरा नियम। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, क्योंकि आप जानते हैं इनके दूसरे नियम के अनुसार F = ma। मतलब कि बल जो है ये द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन प्रोडक्ट। कहने का मतलब है कि मास यानी कि द्रव्यमान और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट यानी गुणनफल के इक्वल होता है फोर्स। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। बल के परास घातांक 10⁻⁻16 होता है किस बल का? राइट आंसर हो जाएगा दुर्बल नाभिकीय बल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दुर्बल नाभिकीय बल के परास का घातांक जो है ये 10⁻⁻16 होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने सीजीएल 2019 में पूछा गया है के अनुसार उस क्षेत्र के द्वारा विभाजित बल के बराबर है जिस पर यह कार्य करता है। किस नियम के अनुसार? मतलब आपको बताना है, यहाँ पे नियम दिए गए हैं, पास्कल का नियम, हुक का नियम, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम, न्यूटन का नियम। आपको बताना है इनके किस नियम के अनुसार विभाजित बल के बराबर होता है क्षेत्र के द्वारा जो भी कार्य करता है। पास्कल का नियम है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा पास्कल का नियम। अगला देखो, बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? बिहार एसआई में पूछा गया है बांध के जल में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है?
गतिज ऊर्जा का समीकरण क्या है? काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है हाफ mv²। जो काइनेटिक एनर्जी है यानी कि एनर्जी काइनेटिक जो है ये 1/2 mv² के बराबर होती है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ई यानी कि एनर्जी के मतलब काइनेटिक इज इक्वल टू हाफ mv²। अगला सवाल है, ऊर्जा और संहति के बीच संबंध किसने स्थापित किया था? देखो ऊर्जा और संहति, संहति का मतलब होता है भाई द्रव्यमान, तो ऊर्जा और द्रव्यमान के बीच जो स्थापना मतलब क्या कहा जाए संबंध रिलेशन ये किसने स्थापित किया था? भाई आप जानते हैं E बराबर mc² होता है। C यहाँ पे आपका हो जाएगा ऊर्जा, आप प्रकाश ऊर्जा भी कह सकते हैं, ऊर्जा तो ऊर्जा होता है ना, तो E बराबर mc², m यहाँ पे मास हो जाएगा यानी संगति हो जाएगा, द्रव्यमान हो जाएगा। तो ये किसने फार्मूला दिया था? E बराबर mc² जो है किसके द्वारा दिया गया था? आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था ना, तो राइट हो जाएगा बी ऑप्शन आइंस्टीन। ये आपका हरियाणा SSC पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। कार्य करने की दर क्या कहलाती है? कार्य करने की दर क्या कहलाती है? CGL प्रीलिम्स में पूछा गया है। बताइए कार्य करने की दर को आप क्या कहते हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा बी ऑप्शन शक्ति, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा का उदाहरण है? SSC CHSL टायर 1 2021 में पूछा गया है। कौन गुरुत्वीय स्थिति जो ऊर्जा का उदाहरण है? बांध के पीछे स्थित पानी, सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलती हुई कार, पैर से गेंद को मारना, बंदूक से निकली गोली, ये तीन जो है मेरे प्यारे भाई आपका काइनेटिक एनर्जी या गतिज ऊर्जा का उदाहरण है। बाकी यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है यह है बांध के पीछे स्थित पानी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, ये आपका इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है। एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है, वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो गेंद कैसे क्या करेगी बताओ? एक अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर खड़ा है और वह गेंद ऊपर की ओर फेंकता है, तो ऊपर जाएगी फिर चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी। बताओ। बिल्कुल ऊपर जाएगी और चंद्रमा की सतह पर वापस आ जाएगी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है आपके सामने कि कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? राइट हो जाएगा आपका हाइड्रोमीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आर्द्रता जो है हाइड्रोमीटर के द्वारा मापी जाती है। अगला सवाल देखिए, यूपीएससी संयुक्त चिकित्सा सेवा परीक्षा 2015 में पूछा गया है। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, किस नियम का पालन करता है? एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगी और सवारी आगे की ओर झुक गई, या फिर कोई एक स्थिर वाहन है और अचानक वो स्टार्ट हुई या चलना शुरू की और उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक गए, ये किस नियम का पालन करता है? ये न्यूटन के गतिविषय का तृतीय नियम का पालन करता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि न्यूटन का गतिविषय तृतीय नियम जो है ये क्रिया प्रतिक्रिया का है, यानी अगर आप भाई हमसे सवाल पूछा क्या गया, हम बता क्या रहे हैं, क्या बताएं? हमसे पूछा गया है भाई कि गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, मतलब जो ब्रेक है वो बिल्कुल एक बल लगा है और गतिशील है। भाई न्यूटन का प्रथम नियम होगा, हमारा दिमाग पता नहीं कहा था भाई, माफ़ करिएगा, न्यूटन का प्रथम नियम होगा, राइट हो जाएगा आपका ए ऑप्शन। क्योंकि आप जानते हैं न्यूटन का प्रथम नियम जो है, जो फर्स्ट लॉ है, ये कहता है कि अगर कोई गतिशील वस्तु है तो वह गतिशील ही रहेगी, या फिर अगर कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, ठीक है। या फिर इसका एक उदाहरण होता है, जैसे कि कोई एक पेड़ है और उसमें अनार लगे हैं, या आप कह सकते हो भाई आम लगे हैं, इमली लगा है, कुछ भी कह सकते हो, और अगर आप उसकी टहनी को हिलाते हो तो आम जो है, इमली जो है, अनार जो है, ये गिर जाते हैं। ये किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन के गतिविषय का प्रथम नियम ही है। बाकी कंबल को जब आप झाड़ते हो तो उसके धूल के कण जो हैं ये अलग हो जाते हैं, ये किसका उदाहरण है? ये भी आपका न्यूटन का गतिविषय का फर्स्ट लॉ है, ठीक है। तो ये आपका राइट हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला देखिए, एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया था, इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा होगा? एक बार एक उपग्रह को कक्षा में लॉन्च किया गया और इसकी गति को नियंत्रित करने वाला एकमात्र बल कौन सा हो सकता है? वो हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल, राइट हो जाएगा ए ऑप्शन गुरुत्वाकर्षण बल, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। सीपीओ में पूछा गया है।
निम्नलिखित में से क्या पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है? सीपीओ में यह भी पूछा गया है कि पृथ्वी के वातावरण को बनाए रखने में मदद करता है कौन? राइट हो जाएगा पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा ए ऑप्शन, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। जो भी हमारे प्यारे भाई बहन ऑप्शन ए बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल है कि जी का मान क्या है? जहाँ पे जी का अर्थ गुरुत्वीय त्वरण है। CHSL 2020 में पूछा गया है, घना आसान सवाल। जी का मान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। इसकी यूनिट को जरूर ध्यान दीजिएगा भाई, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और कभी कभी ये 9.8 मीटर सेकंड के पावर -2 दे दिया जाता है, तो ये भी बात एक ही है। तो राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। अगला सवाल देखते हैं। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतर यानी ऊष्मा का हस्तांतरण की प्रक्रिया को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जानते हैं? 2021 में UPSI परीक्षा में है। ठोस पदार्थों में ऊष्मांतरण या ऊष्मा हस्तांतरण की प्रक्रिया को किस रूप में जानते हैं? चालन के रूप में जानते हैं। राइट हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये 2021 में पूछा गया है। वायुमंडल के ऊर्ध्वतपन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उसे हम संवहन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, संवहन। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा वायु में जलवाष्प जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है उसे क्या कहते हैं? वह प्रक्रिया जिसमें वायु में जलवाष्प जो है जल की बूंदों में परिवर्तित हो जाती है उसे संघनन कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। जो जलवाष्प है ये जल की बूंद में हो जाए इसे आप संघनन कहेंगे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि वाष्पीकरण के फलस्वरूप डैश होता है? वाष्पीकरण के फलस्वरूप क्या होता है? UPSI 2021 में पूछा गया है। वाष्पीकरण के बाद शीतलन होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शीतलन। अगला सवाल देखते हैं। जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे क्या कहा जाएगा? जिस तापमान पर वायु में जलवाष्प संघनित होना शुरू कर देगा उसे आप क्या कहेंगे? उसे आप ओसांक कहेंगे। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ओसांक कहा जाएगा। अगला सवाल देखिए। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को कहा जाता है? भाई अगर आप अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, लग रहा है मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, तो प्लीज़ एक बार लाइक जरूर कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्राइब से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ एक बार क्लास को सभी मित्र मिल करके शेयर जरूर कर दें और क्लास को लाइक जरूर कर दें। शीतलन प्रक्रिया द्वारा गैस को द्रव में बदलने की प्रक्रिया को संघनन कहा जाता है। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि हवा में विद्यमान जलवाष्प को के रूप में जाना जाता है? किस रूप में जानते हैं? हवा में विद्यमान जलवाष्प को आर्द्रता के रूप में जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आर्द्रता के रूप में। अगला देखिए। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी क्या कहलाती है? CGL प्री में पूछा गया है। दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी, दो क्रमागत सुरंगों के बीच की क्षैतिज दूरी तरंग दैर्ध्य कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। वह दर जिस पर कोई तरंग पानी में चलती है और नॉट में मापी जाती है क्या कहलाती है? पानी में चलती है, नॉट में मापी जाती है। तरंग गति को हम नॉटिकल मील में मापते हैं, नॉट में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि निम्नलिखित में से उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं? उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी हैं? सही आंसर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, गामा किरणें जो हैं ये उच्च आवृत्ति की विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, गामा किरणें। जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं उनको एक बार फिर से बता दें, 5000 से ज़्यादा जीके के क्वेश्चंस की ई बुक लॉन्च की गई है। 60% का डिस्काउंट चल रहा है, मात्र 39 रुपये में आपको मिल जाएगी। ई बुक का डेमो रिव्यू को आपको दिखा देते भाई। नाम मात्र प्राइस रखा गया है और ये प्राइस इसलिए रखा गया है ताकि आप इसकी वैल्यू को समझ पाएँ। बेहतर तरीके से अच्छे ढंग से कंप्लीट की गई है। देख सकते हो कितनी बेहतर क्वालिटी की ई बुक है, आप देख लो एक बार भाई, कितनी बेहतर है। पूरे 291 पेज की ई बुक है। नाम मात्र प्राइस 39 रुपये में मिल जाएगी। 8948667652 8948667652 इस पर आप व्हाट्सअप कीजिएगा, यहाँ से आपको ये ई बुक मिल जाएगी। इसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, स्टैटिक, जीके के 5000 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही, साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मिल जाएगा। इमेज एंड कलरफुल है। यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर एग्जाम को टारगेट करके तैयार की गई, जो इच्छुक हैं वो ले सकते हैं। तो विद्युत चुंबकीय तरंगे उच्च हो जाएगा, गामा किरणें। अगला देखो, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? आपको बताना है कि कौन सी सही है, बताओ। पहला देखो,
पहला देखो, यदि माध्यम के घटक तरंग प्रसार की दिशा में दोलन करते हैं तो हम तरंग को अनुप्रस्थ तरंग कहेंगे। दोलन दिशा में करते हैं, नहीं, गलत है। किसी विशेष क्षण में एक ही चरण वाली तरंग में दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला देखो, प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। प्रत्यक्ष धारा की आवृत्ति क्या होती है? ये होती है बिल्कुल शून्य। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, शून्य हर्ट्ज। वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है और इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे क्या कहते हैं? यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर 2021 में पूछा गया है। यूपी पीएसआई लिखा मतलब यही है भाई, ठीक है। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर, वह उपकरण जिसे परिपथ में हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसके माध्यम से परिपथ के विद्युत प्रवाह को मापा जाता है, उसे एमीटर कहते हैं। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, एमीटर। अगला है कि ठोस चालक में प्रवाह जो धारा प्रवाहक होते हैं वो कौन होते हैं? यूपी SSC पेट 2021 में पूछा गया है। ठोस चालक में धारा वाहक होते हैं। और धारा वाहक कौन से होते हैं? इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? ये भी यूपी SSC पेट में पूछा गया है। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच बंद होने पर। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, स्विच बंद होने पर। किसी अधातु में विद्युत प्रवाहित होती है। डीपी कांस्टेबल यानी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है, किस अधातु में विद्युत प्रवाहित होती है? क्योंकि विद्युत का सुचालक है इसमें ग्रेफाइट, तो ग्रेफाइट में ही विद्युत प्रवाहित होगी। राइट हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। भाई ग्रेफाइट में विद्युत प्रवाहित हो जाएगी, कभी भी लाइट के बोर्ड में पेंसिल ना लगाना, ठीक है। राइट हो जाएगा बी ऑप्शन, ग्रेफाइट। अगला, विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये भी आपका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी ऑप्शन, पोटेंशियोमीटर का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सर्वोच्च चालकता वाली धातु है? सर्वोच्च चालकता वाली धातु इसमें कौन सी है? ये भी दिल्ली पुलिस में पूछा गया है। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, चांदी। चांदी जो है सर्वोच्च चालकता वाली धातु। यहाँ पे अपने जीके और साइंस के बेहतर क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप ये हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी होगी। और भाई अगर अच्छी लगी है तो बिना कहे एक बार क्लास को लाइक कर दो, और जो चैनल पे पहली बार आए मैं सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाली हर एक नई क्लास की नोटिफिकेशन समय से। नमस्कार, अब जीके विषय का डर हुआ पूरी तरह खत्म। जी हाँ, आप सभी के लिए 5000 प्लस क्वेश्चन की ई बुक लॉन्च की जा चुकी है। इस ई बुक में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और स्टैटिक जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस के साथ एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ये ई बुक आपको इमेज एंड कलरफुल मिलेगी, ताकि आपको पढ़ने में मजा आए। इस ई बुक को आप मात्र 39 रुपये में परचेज कर सकते हैं, जिस पे 60% का डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप अभी परचेज करेंगे तो आप मात्र 39 रुपये में खरीद सकते हैं। इसको खरीदने के लिए UPI ID पूजा BCIT05@OKSBI पर आपको मात्र 39 रुपये पे करना है, या फिर अन्य डिटेल्स आप व्हाट्सएप नंबर 8948667652 पे आप प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ से भी आप परचेज कर सकते हैं। यह ई बुक आपको सभी एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी और आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।